हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक, लास्ट टाइम मैं डिस्कस कर रहा था फिजिक्स मॉक टेस्ट। ठीक है, उस लास्ट टाइम जो प्रीवियस मैंने मॉक टेस्ट कराया था उसमें मैंने 40 क्वेश्चन कराए थे। ठीक हो गया, जिसको मैंने पार्ट वन करके उसमें लिखा है। उसमें पार्ट वन करके मॉक टेस्ट, फिजिक्स मॉक टेस्ट पार्ट वन करके, ठीक है, उसमें 40 क्वेश्चन इंक्लूड है। ठीक हो गया, तो आज हम फिर फर्दर आगे मूव कर रहे हैं। 40 से हम उस क्वेश्चन को, सीरीज को आगे की ओर मूव कर रहे हैं। क्लियर हो चुका है? तो ये इसका क्या होगा, पार्ट टू होगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। तो कल लास्ट लेक्चर में मैंने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और अब जो नेक्स्ट 60 क्वेश्चन है वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? तो ये मॉक टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है, और इसमें से जितने भी क्वेश्चन है सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन की एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। ठीक हो गया, खुद भी इनको प्रैक्टिस करें, और मेरे साथ साथ आप लोग भी क्या करें, आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ठीक हो गया, जिससे ये पता चल जाएगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन कितनी हो गई है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और वैसे कल से अगर सीक्वेंस से करें तो 41 क्वेश्चन। ठीक हो गया, तो 41 क्वेश्चन मैग्नेटिज्म से है जनरली। magnetic susceptibility of a diamagnetic substance varies with absolute temperature। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है, वो ये देखो, ये अगर हम ग्राफ प्लॉट करें टेम्परेचर वर्सेस अगर हम ससेप्टेबिलिटी का ग्राफ प्लॉट करें, तो जो डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं इनकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है निगेटिव होती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इनकी जो ससेप्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। और इनका टेम्परेचर के साथ अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि डायमैग्नेटिक क्या होता है, बड़ा वीकेस्ट 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 बोल सकते हैं आप, सबसे वीकेस्ट क्या होता है, डायमैग्नेटिज्म ही होता है। ठीक है, तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट लग रहा है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो नहीं सकता, इनवर्सली हो नहीं सकता है। तो जो जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ डायटोमिक सब्सटेंस इज नेगेटिव एंड रिमेन्स अनचेंज विथ टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर हो गया है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। कभी कभी तो इतना ही आ जाता है कि द डायमैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो निगेटिव और इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर, ठीक है, कल आज का जो क्वेश्चन नंबर है सेकेंड, और वैसे 42 क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। द मटेरियल ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट का क्या हुआ, जिसमें मैग्नेटिक करेक्टर क्या होता है, हमेशा रहता है। उसको बनाने के लिए आप किस कौन से इनको क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए परमानेंट मैग्नेट की, तो यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट जो परमानेंट मैग्नेट होगा उनकी जो रिटेंटिविटी होगी वो हाई होगी, और हाई कोरेसिविटी भी होगी। ठीक है, रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी दोनों क्या होंगे, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए क्या होगा, वो उसका ऑप्शन नंबर फोर्थ से करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है, तो क्लियर का सी टाइप कर देंगे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। अब क्या कह रहा है, हिस्टैरिसीस इज हिस्टैरिसीस प्रॉपर्टी इज शोन बाय। हिस्टैरिसीस का मीन से समझ पा रहे हो, हिस्टैरिसीस कौन से सब्सटेंस दिखाते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से क्या करते हैं, हिस्टैरिसीस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ठीक है, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, नाउ 44, नेक्स्ट क्वेश्चन 44। 44 क्वेश्चन, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इज। ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इज, इसमें से हमको करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। तो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी मैंने बताया था कि निगेटिव और टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होती है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन ही हमको पढ़ते ही पता चल गया कि फर्स्ट ऑप्शन ही इसमें क्या दिया हुआ है, करेक्ट दिया हुआ है, कि जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होती है डायमैग्नेटिक की, निगेटिव होती है और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 41 का 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 45। 45 क्या है, 45 कह रहा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू। विच स्टेटमेंट इज ट्रू कह रहा है, एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ डायमैग्नेटिक इज जीरो।
ठीक है। होता क्या है देखो, एटॉमिक डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि जो ये एटम्स होते हैं, ठीक हो गया, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से क्या करते रहेंगे, रैंडम मोशन करते रहेंगे किसी भी स्पेसिफिक मेटल ऑफ स्पेसिमेन के अंदर। तो इनका जो नेट डायपोल मूवमेंट होगा, जो नेट डायपोल मूवमेंट होता है वो जीरो होता है। किनका जीरो होता है बोलो, वो डायमैग्नेटिक के लिए होता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज जीरो। क्लियर हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पैरा का जीरो नहीं होता है, पैरा का क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, तो इसलिए पैरा का क्या होगा, जीरो नहीं होगा। क्लियर हो चुका है, ठीक है। फेरो का भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46। 46 से बड़ा इंपॉर्टेंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। और ये इस तरीके के क्वेश्चन क्या होते हैं, बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। देखो हमें क्या करना है कि ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कैसे करेंगे मैंने बताया था। मैंने बोला था कि आपको सर्किट में चलना आना चाहिए। देखो करंट 2 एम्पियर फ्लो हो रही है, सब में 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, तो हम यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमने चलना शुरू कर रहे हैं और हमने कहाँ तक जाना है, बी पॉइंट तक चल जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी ए से चलते हैं। ए पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो वी ए होगा, ठीक है। अब देखो जब ये करंट ही 6 ओम रेजिस्टेंस में जाएगी तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। कितना होगा बोलो, ये होगा हमारे पास आई इंटू आर, ठीक है, 6 इंटू 2। पर देखो आप साइन कन्वेंशन प्लस लगाओगे कि माइनस लगाओगे, बताओ, प्लस लगाओगे कि माइनस लगाओगे, बोलो, प्लस लगाओगे कि माइनस लगाओगे। तो देखो मैंने बताया था कि करंट की डायरेक्शन में जाने पर क्या होता है, पोटेंशियल का लॉस होता है, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया है। अब देखो अब हम कहाँ की ओर जा रहे हैं, प्लस। ये देखो प्लस से हम माइनस की ओर जा रहे हैं, हाई हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं। तो जब हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाते हैं तो बोलो पोटेंशियल का लॉस होता है, तो इसीलिए मैं इसको 12 लिखूंगा। क्लियर। अब यही करंट क्या होगी बोलो, ये 2 एम्पियर 9 ओम से भी पास होगा, तो आई इंटू आर करो, आई पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, वी इक्वल टू आई इंटू आर। अब देखो करंट की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल का लॉस होता है, तो इसलिए फिर से माइनस आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये है माइनस और प्लस। अब हम लो टर्मिनल से हाई टर्मिनल की ओर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली पोटेंशियल का क्या होगा, गेन होगा। अगर पोटेंशियल का गेन होगा तो हम यहाँ पर +4 वोल्ट लिखेंगे। क्लियर हो रहा है। और देखो जब हम ये करंट इस 5 ओम से पास होगी तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। पर कितना होगा, मैं माइनस साइन यूज करूंगा, 5 इंटू क्या करूंगा, 2 करने वाला हूँ, क्योंकि माइनस इसलिए लिखा, करंट की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल का लॉस होता है, ठीक है। अब तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो हम कहाँ पहुंच गए, वीबी में पहुंच गए। क्लियर हो चुका है। इसको सॉल्व कर लेंगे। वी ए -12 -18 और ये +4 -10 इक्वल टू वीबी में पहुंच जाएंगे। अब सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, -24 और 10, 34, 34 और देखो 34 और 18, 12 और 3 4 5, 52 आ गया है। और 52 में से आपको 4 माइनस करना पड़ेगा, माइनस का 52 आएगा। तो वी ए -52 +4 इक्वल टू वी बी आ गया। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से आप क्या करोगे, ये 8 4 ये आ जाएगा, वी ए -48 इक्वल टू वी बी आ जाएगा। और हमको तो वी ए माइनस वी बी चाहिए, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन 2 पॉइंट चाहिए, तो ये 48 वोल्ट आ जाएगा। 48 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, अगर ये सीख लोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बोलो सबको क्लियर है। तो क्लियर है तो क्लियर का सब लोग सी टाइप कर देंगे। अगर ये क्वेश्चन सबको क्लियर है तो क्लियर का सी टाइप कर दो, ठीक है, ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ईएमआई से है। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल वेरीज विथ फाई, हमको दे रखा है द रेशियो ऑफ ईएमआई एट टी इक्वल टू 0 और टी इक्वल टू 0.5 में। तो देखो हम फैराडे का लॉ जानते हैं कि जो ईएमएफ होता है वो किसके इक्वल होता है, डी फाई बाई डी टी के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो जो ईएमएफ होता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल होता है। तो सबसे पहले आप इसका ईएमएफ का मैग्नीट्यूड निकाल लो, डी फाई बाई डी टी करोगे तो ये आ जाएगा 10, 10 टी आ जाएगा -6 आ जाएगा, ठीक है।
ये तो क्या आ जाएगा बोलो, ये ईएमएफ आ गया 10t-6। अब हमको रेशियो निकालना है, जब देखो ईएमएफ निकालना है जब t इक्वल टू जीरो होगा। तो जब t इक्वल टू जीरो होगा तो एट द टाइम बोलो इस टाइम पर कितना आ जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये -6 वोल्ट हो जाएगा। और जब ईएमएफ हमको निकालना है, अब जब t इक्वल टू 0.5 होगा तो यहाँ से कितना आएगा, 10 × 0.5 -6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 50 और 5 हो जाएगा, 5 - 6, 5 - 6 से करोगे तो कितना आ जाएगा, -1 वोल्ट आ जाएगा। ये -1 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये कहाँ है बोलो, ईएमएफ एट टी इक्वल टू क्या है, 0.5 पर है। अब हमको तो रेशियो कहाँ निकालना है, एट टी इक्वल टू जीरो। हमको फाइंड आउट करना है टी इक्वल टू जो ईएमएफ है, रेशियो निकालना है जो टी इक्वल टू जीरो है, और जो ईएमएफ है वो टी इक्वल टू कितना, 0.5 पर निकालना है। तो टी इक्वल टू जीरो में कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास -6, और ये कितना आ रहा है, -1। तो माइनस से -1 कैंसिल, 6 ये आ जाएगा, 6:1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 1:6 भी है और 6:1 भी है। जल्दीबाजी में क्या करेंगे, गलत करके नहीं आएंगे, दोनों ऑप्शन है तो हमारे पास 6:1 आ रहा है। तो जो पूछा हुआ है टी 0/0.5 पूछा हुआ है, तो 6:1 आ जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? तो ये इसका थर्ड डिजिट से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ईएमआई से ही है। द ईएमएफ ऑफ 5 वोल्ट, हमको ईएमएफ दे रखा है 5 वोल्ट दे रखा है, इज प्रोड्यूस इन एन इंडक्टर व्हेन अ करंट चेंजेस एट अ स्टडी रेट 3 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन 1। ठीक है, जो करंट हमको दे रखा है, ठीक है, करंट हमको दे रखा है और यहाँ टी दे रखा है 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड को आप सेकेंड में बदल लोगे तो -3 सेकेंड हो जाने वाला है। द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं, ई इक्वल टू हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं क्योंकि आंसर सब मैग्नीट्यूड में ही आ रहा है। ये माइनस यहाँ प्लस, मैग्नीट्यूड में प्लस आ जाएगा, कितना आएगा एल, और ये आ जाएगा di/dt आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, जो ईएमएफ होता है वेयर एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अब देखो हमको क्या, ई हमको दे रखा है 5 वोल्ट दे रखा है, इक्वल टू एल हमको फाइंड आउट करना है, डी आई दे रखा है। देखो करंट कहाँ से चेंज हो रही है, टू से चेंज हो रही है। कहाँ से चेंज हो रही है, टू फ्रॉम टू, इसका मतलब करंट हो रही है 2 से 2 - 3 अपॉन ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 × 10⁻³ ठीक है, 1 × 10⁻⁻² आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ देखो हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड पूरा लेंज लॉ लगा के हम इसको लिख रहे हैं। इसका मैग्नीट्यूड नहीं, हम डायरेक्शन ही लिख ले रहे हैं। ठीक है, हम पूरा लेंज लॉ यूज करते हुए हम इसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस को भी ड्रॉप नहीं करेंगे, माइनस को भी हम यूज करेंगे, ई इक्वल टू -L/di/dt होता है। क्लियर है? तो यहाँ से कितना आएगा, जब तुम यहाँ से, तो यहाँ ये आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में कितना आ जाएगा बताओ, 5 इक्वल टू आ जाएगा ये L, ये आ जाएगा -1, एक -1 पहले से है, ये लेंज लॉ से आता है। ये आ जाएगा -1/(-1/(1) 10⁻³ ठीक है, तो ये 10⁻³ न्यूमरेटर में जाएगा। और तो यहाँ से जब तुम L की वैल्यू निकालोगे, ये 5 × 10⁻³ हेनरी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इसको सॉल्व करके आ रहा है इतना? तो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, L इक्वल टू 5 मिली हेनरी लिख सकते हैं। L इक्वल टू 5 मिली हेनरी लिख सकते हैं। क्लियर है? गेटिंग गेटिंग सबको आ रहा है समझ में? क्लियर? तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4 इज इट्स करेक्ट आंसर। क्लियर है? सबको क्लियर है? तो क्लियर का सी टाइप कर दो, क्लियर का सी टाइप कर देंगे अगर सबको आ रहा है तो। ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अ चार्ज क्यू मूव्स इन अ रीजन वेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर एग्जिस्ट, उसको हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। देखो लॉरेंज फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स होता है। ये तो होता है हमारे पास क्यू ई होता है, और ये क्यू वी क्रॉस भी होता है। ठीक है, तो देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। ये लॉरेंज फोर्स कहते हैं, जहां पर एक पार्टिकल पर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों काम करे तो उसको लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो देखो ई क्रॉस बी मत लिखना, बी क्रॉस बी मत लिखना, और ये तो सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स ऑप्शन वाला। तो जो करेक्ट आंसर होगा इसका 4th इज इट्स करेक्ट आंसर। ठीक है, क्यू ई मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड वी क्रॉस बी।
क्लियर है, सबको क्लियर है? ठीक है, ओके। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैग्नेटिक निडल इज केप्ट इन नॉन, ये पक्का चेक करना है आपने, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जल्दी से आंसर करो इसका, जल्दी से इसका आंसर करेंगे कि व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड केप्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। जल्दी से आंसर करो, कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा? ठीक हो गया, तो हमेशा याद रखेंगे अगर तुमसे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी बोल रहा है, जब हम नॉन मैग्नेटिक फील्ड में किसी डाइपोल को रखेंगे, किसी मैग्नेटिक निडल को रखेंगे, तो इट विल एक्सपीरियंसेस बोथ फोर्स एंड टॉर्क। ठीक है, फोर्स एंड टॉर्क बोथ एक्सपीरियंस इफ द मैग्नेटिक निडल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म में, कभी कभी यूनिफॉर्म में भी पूछ देता है, अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी मैग्नेटिक निडल या डाइपोल को रखेंगे तो उसमें क्या होगा, ओनली टॉर्क लगेगा, उसमें टॉर्क लगेगा, तो तब फोर्स होगा, तब फोर्स नहीं लगेगा, उसका कोई भी क्या होगा, कोई भी उसका मोशन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी उसका रेक्टिलिनियर मोशन नहीं होगा, कोई भी उसका ट्रांसवर्सल मोशन नहीं होगा। ठीक है, तो सिर्फ जब यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो अभी तो हमको नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स भी लगेगा, ठीक हो गया, और टॉर्क भी लगेगा। टाउ कितना लगेगा, फोर्स तो लगेगा, एम भी लगेगा, और टॉर्क कितना लगेगा, पी क्रॉस ई बी क्रॉस, ठीक है, एम क्रॉस, टॉर्क कितना लगता है, एम क्रॉस बी लगता है डायपोल में। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या, एम बी साइन थीटा आता है इसका एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये है, गलत मत करके आना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले चेक करना है कि यूनिफॉर्म कह रहा है या नॉन यूनिफॉर्म कह रहा है। ठीक है, सबको आ रहा है, सबको आ रहा है तो यस, यस टाइप करो, अगर सबको आ रहा है तो यस टाइप करो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है परमानेंट मैग्नेट और कभी कभी कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेट या टेम्परेरी मैग्नेट। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए क्या होता है, जो रिटेंटिविटी होनी चाहिए वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए, पर कोरेसिविटी क्या होनी चाहिए इनकी, ऐसे मटेरियल जिनकी रिटेंटिविटी क्या होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, और कोरेसिविटी क्या होती है इसकी लो होती है, तो ऐसे मैग्नेट को हम सब्सटेंसेस को यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट या टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए। क्लियर हो चुका है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एबव क्यूरी टेम्परेचर ना, एबव क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, देखो एबव क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, जो भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ठीक है, तो ये तो देखो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, एबव क्यूरी टेम्परेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक। ठीक है, बिलो क्यूरी टेम्परेचर में वो फेरो ही मैग्नेटिक रहेगा, बट above जो ferromagnetic above curie temperature it will convert it into O, it will acquire the property of paramagnetic substances। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ अ कॉइल इज फाई। ठीक हो गया, एंड द ईएमएफ इंड्यूस इन इट क्या हो जाएगा, ई। तो हम क्या जानते हैं, ई इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी जानते हैं। तो देखो जब हमारे पास डी फाइव बाई डी टी कॉन्स्टेंट होगा तो उस समय ई जीरो हो जाएगा, और जब ई जीरो होगा, जब ई जीरो होगा तो उस समय एट दैट टाइम क्या हो जाएगा, फाइव जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो ऑप्शन नंबर 3 में हमको ऑब्जर्व हो रहा है, इफ ई इज नॉट जीरो, अगर ई जीरो नहीं हुआ तो फाइव जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज इट्स करेक्ट आंसर। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 54 54 क्वेश्चन, टू कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, देखो L1 दे रखा है हमको 2 मिली हेनरी और L2 दे रखा है 8 मिली हेनरी दे रखा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आर प्लेस्ड ये सो क्लोज्ड टुगेदर दैट द इफेक्टिव फ्लक्स इन वन कॉइल इज कंप्लीटली लिंक्ड विद द अदर द म्यूचुअल इंडक्ट। देखो ये दो कॉइल क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर वाउंड है, तो दैट मीन्स इसका जो कपलिंग कांस्टेंट होगा वो 1 हो जाएगा, कपलिंग कांस्टेंट 1 होगा, इसका मतलब जितना फ्लक्स 1 से पास हो रहा है उतना ही फ्लक्स सेकेंड से भी क्या हो रहा है, लिंक कर रहा है, पास हो रहा है। तो हम जानते हैं जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला होता है, m इक्वल टू L1 और L2 का अंडर रूट होता है, वेयर m इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रही है, कपलिंग कैसी हो रही है, 100% कपलिंग हो रही है, तो हम इन द प्लेस ऑफ के हम 1 पुट कर देंगे, और ये कितना आ जाएगा, 2 मिली हेनरी इंटू 8 मिली हेनरी, तो ये 16 मिली हेनरी आ जाएगा। 16 का मीन से क्या हो जाएगा, 4 टू जा 16, ये 4 मिली हेनरी इज इट्स करेक्ट आंसर। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि जो कपलिंग हो रही है ना
वो बिल्कुल आइडियल कपलिंग हो रही है, जितना फ्लक्स एक कॉइल से पास कर रहा है उतना ही सेकंड से भी पास आउट हो रहा है। तो इसका मतलब कपलिंग जो कपलिंग कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो फॉर्मूला, अगर तुमको ये फॉर्मूला अगर लर्न है तो बात बन जाने वाली है। क्लियर है, सबको आ रहा है? देखो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में अगर तुम समझ रहे हो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या कह रहा था, टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट टू इंक्रीज फ्रॉम 0 टू 70.7% ऑफ इट्स पीक वैल्यू। तो देखो ये मैंने बताया था आरएमएस वैल्यू आती है आई नॉट अपॉन रूट टू की वैल्यू आती है 70, तो 70/7 70.7, तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है, देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये कब, ये जो करंट है वो मैक्सिमम की कब होती है बताओ। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 70.7% ऑफ आई नॉट लिख सकते हैं, इक्वल टू ये क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है साइन ओमेगा टी बोल रहा है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज को रिमूव आउट करोगे तो 0.707% ऑफ, अब परसेंट नहीं लिखेंगे, परसेंटेज को तो हमने रिमूव आउट कर दिया है। ठीक है, परसेंटेज को हमने हटा दिया है। तो देखो अब हमको टाइम निकालना है। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास आई नॉट इक्वल टू, ये आई नॉट आ जाएगा साइन ओमेगा को हम क्या लिखेंगे 2 पाई एफ टी। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमको दे रखी है। ये आई नॉट से आई कैंसिल हो जाएगा। इसको हम क्या, इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 लिख दें, 1/√2 को हम 0.707 लिख सकते हो। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास साइन 2 × f 50 × 2 100 पाई टी आ जाएगा, ये 100 पाई टी आ जाएगा साइन। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? अब देखो साइन 40, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम साइन 45 लिख सकते हैं, 1/√2 को हम साइन 45 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम कितना लिखेंगे, यहाँ से हम इसको हम साइन 45 लिख सकते हैं, और इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 100 पाई टी आ जाएगा। तो देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 45 इक्वल टू 100 पाई टी आ जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ से फाइंड आउट क्या करना है, टाइम फाइंड आउट करना है। ये कितना आ जाएगा, ठीक, यहाँ से हमारे पास टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45/100 आ जाएगा। ठीक है, 45/100 पाई आ जाएगा। तो इसको हमको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.0, ये कितना आएगा सॉल्व करके, 0.0125 आ जाएगा। क्लियर है, इतना सेकंड आ जाएगा। या जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो 1.2 इंटू 10⁻³ सेकंड आ जाएगा। या इसको हम लिख सकते हैं, या 1.2 मिली सेकेंड भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? क्लियर हो रहा है तो बताओ, आ गया है? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम इतने टाइम में क्या हो जाएगा, जीरो से इतना इतना परसेंट हो जाएगा। क्लियर हो चुका है? तो आई नॉट ये आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 100/2 आ जाएगा, ये हम साइन के टर्म्स में लिखेंगे साइन 45, या साइन पाई/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तुम इसको क्या लिख सकते हो, और देखो यहाँ से और आसान कर सकते हो इसको। अगर यहाँ सब रेडियन में लिखा हुआ है ना, सब रेडियन में लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ से एक चीज क्या आ जाएगा, तुम्हारा सब कुछ रेडियन में लिखा हुआ है, तो आप लोग भी इसको ऐसा करो कि रेडियन में लिख लोगे तो पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा और अच्छी कैलकुलेशन हो जाएगी। साइन पाई/4 हो जाएगा। ठीक है, साइन पाई/4 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, ये पाई/4, पाई/4 इक्वल टू 100। यहाँ से अब देखो ये वाला स्टेप, फिर से देखो अब ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आंसर तो वहां से भी आएगा, पर यहाँ रेडियन में एंगल दिया है तो हम भी रेडियन में यूज कर रहे हैं, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, क्लियर हो चुका है? आंसर तो वहां से भी आएगा, पर ऐसे भी करके तुम आंसर को ला सकते हो। अब देखो पाई/4 इक्वल टू आगे, देखो यहाँ से बड़ा आसान हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा टी इक्वल टू हमारे पास 400 आ जाएगा। टी इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, 400 पाइस, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये पाई/, 1/4 इक्वल टू आ जाएगा, है ना। देखो फिर से यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो रहा है, इसको एक बार आप सही कर लो। ठीक है, जल्दी से आंसर कर दो कि आंसर सही आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/4 इक्वल टू आ जाएगा 100 टी आ जाएगा। और यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो टी इक्वल टू 1/400 आ जाएगा।
और जब तुम 1/400 को सॉल्व करोगे तो 0.00125 आएगा, और बाकी का फिर ठीक है आगे को, ठीक है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 1.2, 1.2 नहीं, 1.2 नहीं, जब तुम इसको डिवाइड करोगे ना तो 2 से जाएगा, देखो 2 से जाएगा, ठीक है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 1.2 नहीं आएगा, डिवाइड करके देखो 1.22 नहीं आएगा, ठीक है। जब हम इसे डिवाइड करके देखेंगे तो ये 1.2 नहीं आएगा, ठीक है। तो कितना आना चाहिए बताओ, 2 पॉइंट के समथिंग आना चाहिए जब तुम 1/100 करोगे तो ये आएगा 0.0025 आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो, एक बार इसे डिवाइड करके देख लेंगे, डिवाइड करके देख लो एक बार इसको, ठीक है। एक बार डिवाइड करके देख लेंगे तो जल्दी से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0.025 आ जाएगा, या इसको हम लिखेंगे, ठीक हो गया, या इसको हम लिख सकेंगे 2 × 10⁻³ 2.5 × 10⁻³ या इसको हम लिख सकते हैं 2.5 मिली सेकेंड, ठीक है। तो 2.5 मिली सेकेंड इसका क्या आएगा, करेक्ट आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। क्वेश्चन की अप्रोच ध्यान से समझ लो बस, बाकी कैलकुलेशन तो स्ट्रॉन्ग बनानी ही बनानी है, ठीक है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर हो चुका है, सबको आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ देखो 56 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट इन द डायरेक्शन ऑफ, ये तो तुमको पता है सीधे सीधे, E क्रॉस B गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, E क्रॉस B गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्लियर हो चुका है। क्रॉस प्रोडक्ट E और B का क्रॉस प्रोडक्ट मिल करोगे तो क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन ऑफ EM वेव मिल जाएगी। अब देखो पावर डिसिपेटेड इन LCR सीरीज सर्किट कनेक्टेड टू एन AC सर्किट, देखो हम तो एक ही फॉर्मूला जानते हैं कि जो पावर एवरेज होता है वो होता है क्या, IRMS इंटू ERMS इंटू होता है cos phi, cos phi इज द पावर फैक्टर। अब देखो हमको यहाँ I हमको हटाना है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ERMS इक्वल टू IRMS, I इंटू R, इन द प्लेस ऑफ R यू पुट जेड बिकॉज LCR सर्किट, इन द प्लेस ऑफ आर यहाँ इम्पिडेंस आता है, और एंड हम क्या जानते हैं, cos फाइव इक्वल टू हम R/Z जानते हैं, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को आप इन पावर वाले फॉर्मूले में रख दो, इसको भी रखो यहाँ, इसको भी रखो, देन P एवरेज कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा हमारे पास, IRMS की वैल्यू निकालोगे तो ERMS अपॉन Z आ जाएगा, और एक ERMS को ऐसे रहने दो, और cos फाइव इज इन द प्लेस ऑफ cos फाइव यू पुट R/Z, ठीक है। R/Z पुट करोगे तो यहाँ से P एवरेज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ERMS का स्क्वायर इंटू R अपॉन Z, देखो Z इंटू Z स्क्वायर, और LCR सर्किट का क्या इम्पिडेंस कितना होता है, R स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक्स ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर, अंडर रूट होता था, अंडर रूट भी आएगा, पर अंडर रूट ये जेड स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये हमारे पास क्या आ गया, यही हमारे पास वो करेक्ट एक्सप्रेशन है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अंडर रूट में नहीं आएगा, तो अंडर रूट में नहीं आएगा तो देखो बाकी तो सब अंडर रूट में लिखे हुए हैं, तो जो ऑप्शन नंबर इसका 4th है, वो ऑप्शन नंबर 4th इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, अगर सबको आ रहा है तो क्लियर का C टाइप कर दीजिए, सबको क्लियर है तो क्लियर का C टाइप कर दो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में। अब देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास इसमें क्या है, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट साइनसॉइडली एट अ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, हर जेड एम्पलीट्यूड हमको ई नॉट दे रखा है, ई नॉट दे रखा है 480 वोल्ट पर मीटर दे रखा है, और हमको क्या निकालना है, एम्पलीट्यूड ऑफ बी नॉट निकालना है। तो हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं, ई नॉट अपॉन बी नॉट इक्वल टू होता है C, ठीक है, ये फॉर्मूला हम बहुत अच्छे से जानते हैं। और ई नॉट हमको दे रखा है कितना, ई नॉट हमको कितना गिवन है, 480 और बी नॉट का मतलब एम्पलीट्यूड हमको निकालना है, तो यहाँ से अगर हम बी नॉट की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे तो 480 अपॉन कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 3 × 10⁻8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से बी नॉट की वैल्यू निकालोगे तो 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18, और यहाँ से कितना आ जाएगा 18, और यहाँ से 3 × 3 हो गया 1, और 18, 3 × 6 = 18, और यहाँ कितना आ जाएगा 0, और इंटू 10⁻⁻8 आ जाएगा,
ठीक है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिया है हमको, तो हम देखो इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लेते हैं। 1.6 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻, 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना आ जाएगा? -7 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है, तो कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये देखो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास, 1.6 इंटू 10⁻⁻7, जो कि हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर? ये है 6। 1.6 इंटू 10⁻⁻7, जो कि डी में, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आया? क्लियर हो चुका है? क्लियर है, तो हमको क्या करना है? इधर को लेके आना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 7। 7 होगा या 6? एक बार देखो पावर को, देखो पावर देखो, 6 होना चाहिए। 6, 7 नहीं होगा है। पावर देखो, यहाँ तो ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, यहाँ पर हमारे पास थोड़ी पावर गड़बड़ कर रही है। देखो देखो, आंसर करो कितना आ रहा है, जल्दी से, जल्दी से आंसर करो। आंसर कौन सा आ रहा है? कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? देखो यहाँ तो कितना आएगा? ये तो -80 आ जाएगा, और इधर दो प्लेस हम इधर को खिसकाएंगे तो ये बन जाएगा 10⁻⁻6 बन जाएगा। अब सही आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कैलकुलेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग करेंगे। 1.6 इंटू 10⁻⁻6, जो कि हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पावर भी मैच कर लेंगे, पावर के साथ पावर भी अच्छे से मैच कर लेंगे। 1 पॉइंट, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबका सी आ रहा है? सबका थर्ड आंसर आ रहा है? तो बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, फॉर अ सीरीज एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस स्टेटमेंट विच नॉट ट्रू कह रहा है। तो देखो एलसीआर सर्किट में क्या होता है, जो हमारे पास एलसीआर सर्किट होता है उसमें देखो, जो कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या होती है? एक्सएल इक्वल टू एक्ससी होता है। तो जब आप 10φ निकालते हो, एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर होता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ? यहाँ से फाई आ जाएगा। यहाँ से फाई कितना आ जाएगा? ये 0 आ जाएगा। 10 0 0 में होता है। तो हमको तो पावर फैक्टर निकालना है। पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? cos फाई, पूरे को cos फाई को ही हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो ये cos 0 हो जाएगा, दैट मीन्स cos 1। इसका मतलब जब एलसीआर सर्किट क्या होगा? रेजोनेंस की कंडीशन में होगा, तो उस समय जो पावर फैक्टर आएगा वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन दिया है वो ही गलत दिया है। पावर फैक्टर जब रेजोनेंस यार सर्किट रेजोनेंस में होता है, तो उस समय जो पावर फैक्टर आएगा वो 1 आता है, 0 कभी नहीं आता है। क्लियर हो चुका है? आ गया है? तो इस चीज को भी आप ध्यान से समझेंगे, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नाउ अब इसके बाद देखो, द रेडिएशन हैविंग द लीस्ट वेवलेंथ, लीस्ट वेवलेंथ सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? गामा, गामा रेज इट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉम्बिनेशन शुड बी सिलेक्टेड फॉर बेटर ट्यूनिंग ऑफ एलसीआर सर्किट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है एलसीआर सर्किट में, मैंने क्यू फैक्टर सिखाया था। क्यू फैक्टर कितना होता है? 1/r√L/c होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, जो क्यू फैक्टर का यूज हम करते हैं इसीलिए ट्यून करने के लिए करते हैं। तो जो ये क्यू फैक्टर है, जो ये क्यू फैक्टर है, ये रेजिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रहा है? रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होगा? जब रेजिस्टेंस इस इन ऑप्शन में जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा? जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उसी को हम वो बेटर ट्यूनिंग के लिए यूज होगा। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो क्यू फैक्टर क्या होगा? रेजिस्टेंस कम होगा तो क्यू फैक्टर बढ़ेगा। तो देखो इन ऑप्शन में से क्यू रेजिस्टेंस सबसे कम किसका है? ये 15 ही सबसे कम है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी के ऑप्शन भी फिट बैठेंगे। अगर किसी में दो, अगर किसी में आर एल कुछ चीज दो सेम दिए हैं, तो आप इस फॉर्मूले को फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये कॉन्सेप्ट है।
ठीक है, इस क्वेश्चन में जिसका रेजिस्टेंस कम उसका क्यू फैक्टर सबसे ज्यादा, तो बेटर ट्यूनिंग के लिए हम उसी को यूज करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है सबको? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज हमको दिया है, हमको एवरेज पावर पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखो क्या फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम फेज एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। फाई हम कैसे निकालते हैं, फाई ईएमएफ वोल्टेज में से हम फाई करंट को माइनस करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, ये 100 पाई टी प्लस पाई बाय 3 माइनस 100 पाई 3। तो यहाँ से 100 पाई टी से 100 पाई कट जाएगा, तो हमको फाई पता चल जाएगा कि इन दोनों में कितने फेज एंगल कितने हैं, पाई बाय 3 का है। ठीक है, अब हमको पावर निकालनी है। तो हम एवरेज पावर, तो हमको एक ही फॉर्मूला पता है, आई आर एम एस, ई आर एम एस और कॉस फाई। अब देखो आई आर एम एस और ई आर एम एस हम यहाँ से निकालेंगे। देखो ये करंट का क्या है, ये करंट की वैल्यू है, ये आई नॉट दे रखा है और ये ई नॉट दे रखा है, तो इनका भी यूज करेंगे अब हम। अब देखो हम ई आर एम एस को ओपन कर देंगे, ये आई नॉट बाय रूट टू हो जाएगा, ये ई नॉट बाय रूट टू हो जाएगा। ये फॉर्मूला जानते हो आप, कॉस फाई। अब आई नॉट की वैल्यू रख लेंगे, आई नॉट और ई नॉट दोनों 1/√2 है। जल्दी से आंसर करो क्या आ रहा है, ये 1/√2, ये तो आई नॉट है, एक 1/√2 और है, इंटू 1/√2 ये ई नॉट है और 1/√2 पहले से है, और कॉस पाई बाय 3 कितना होता है 1/2। तो ये 2 4 8। तो यहाँ से जो पूरा पावर एवरेज आ गई, पावर एवरेज कितनी आ गई 1/8 आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। तो देखो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सबको आ गया हो तो यस टाइप करो, अगर सबको आ गया हो तो यस टाइप करो, सबको आ गया हो तो यस टाइप करो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस हमको दे रखा है 80 और कैपेसिटेंस से दे रखा है और इंडक्टेंस से दे रखा है। तो पावर फैक्टर निकालना है। तो पावर फैक्टर होता है कॉस फाई। कॉस फाई कितना होता है आर अपॉन जेड। और रेजिस्टेंस के केस में, पोटेंशियल ड्रॉप के केस में लिखो इसको, ये आ जाएगा वी आर का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर इसका अंडर। ठीक है, तो वी आर कितना दे रखा है हमको 80 और अपॉन ये आ जाएगा 80 का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 40 का होल स्क्वायर। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे 80 अपॉन ये सब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से जो कॉस फाई आ जाएगा ये 0.8 आ जाएगा। ठीक है, 0.8 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, सबको आ गया है तो यस टाइप कर दो, सबको आ गया होगा तो यस टाइप कर देंगे। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या होता है, आर अपॉन एम एल अपॉन ई एन ई स्क्वायर एन ई स्क्वायर ए टाउ। ये क्या होता है बोलो, रेजिस्टेंस का क्या होता है एक्सप्रेशन होता है। तो किसी कंडक्टर के लिए एम भी फिक्स होता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर भी एन भी फिक्स होता है, ई भी फिक्स होता है, ए भी फिक्स होता है। तो जो रेजिस्टेंस होता है, जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो जाएगा, टाउ डिक्रीज कर जाएगा और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो हमसे यहाँ रेजिस्टेंस से तो पूछ नहीं रहा है, रिलैक्सेशन टाइम के टर्म्स में हमको यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया है। तो क्या होगा, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस पूछेगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस पूछेगा तो क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता दो, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं क्या, वेरी गुड, सबका सही है। अब देखो द मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस बाय एन इक्विलेटरल प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमको म्यू दे रखा है। देखो हमको क्या दे रखा है, म्यू दे रखा है और हमको डेविएशन निकालना है। तो हम एक ही तो फॉर्मूला जानते हैं, हम म्यू इक्वल टू हम क्या जानते हैं, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। ये फॉर्मूला याद रखना, इससे हर बार एक न्यूमेरिकल आ रहा है एग्जाम में। और साइन ए बाई टू, वेयर ए इज द प्रिज्म एंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में जो प्रिज्म एंगल होगा वो कितना होगा, 60 होगा। और इस डेल्टा एम को हमने फाइंड आउट करना है, और प्रिज्म एंगल कितना हो जाएगा यहाँ, साइन 60/2 हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ जल्द, और इसकी जगह आप √3 लिख देंगे। √3 इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई
2 और यहाँ से जो आंसर आ जाएगा साइन 30 कितना होता है, साइन 60/2, साइन 60/2 30 और साइन 30 होता है 1/2। जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो। डेल्टा एम कितना आएगा बताओ। डेल्टा एम यहाँ से आना चाहिए 120, 120 याद, तो ये 60 आ रहा है। देखो यहाँ से कितना आ रहा है 160, अगर 160 सॉरी क्या आ रहा है, डेल्टा एम 60 आ रहा है। सबका 60 आ रहा है तो यस टाइप करो, सबका 60 आ रहा है तो यस टाइप करेंगे। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज इट्स करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर द फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है आइडियल गैस अंडर द एडियाबेटिक, एडियाबेटिक में हो रहा है तो विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो फ्री एक्सपेंशन हो रहा होगा तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा होगा और कोई कोई वर्क नहीं करना पड़ रहा होगा और कोई हीट भी इजेक्ट नहीं हो रही होगी। तो फ्री एक्सपेंशन के लिए क्यू और हीट एनर्जी डब्ल्यू और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, सब जीरो हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस 200 जूल ऑफ हीट इज गिवन टू, गिवन तुमने गिवन दी, हीट को पॉजिटिव लिखोगे एंड 100 वर्क डन इज आल्सो डन ऑन इट। वर्क डन हो रहा है, खुद खुद नहीं हुआ, हम लोगों ने किया है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हम जानते हैं FLOT जानते हैं, हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। जब भी आप इस फॉर्मूले को यूज करें, जब भी आप इस फॉर्मूले को यूज करें विथ साइन कन्वेंशन, विथ साइन कन्वेंशन यूज करें, बिना साइन कन्वेंशन के आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा क्यू हमको कितना दे रखा है 200 जूल, आंसर 200 ये 200 दे रखा है। डेल्टा यू हमने फाइंड आउट करनी है और क्या कह रहा है 100 जूल ऑफ वर्क डन ऑन गैस, खुद वर्क नहीं कर रहे, हम गैस पर वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस प्लस आएगा और ये -100 हम खुद अपने उससे लगाएंगे साइन कन्वेंशन से। तो यहाँ से जो डेल्टा डेल्टा यू की जो वैल्यू आएगी इधर ले जाओगे तो ये 300 आ जाएगा, 300 जू। अगर देखो तुम लोग साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करोगे ना तो 100 भी ऑप्शन है। जो लोग साइन कन्वेंशन का यूज नहीं करेंगे उनका आंसर ऑप्शन 1 आ रहा होगा जो कि बिल्कुल गलत होगा, और जो साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे उनका आंसर 300 आ रहा होगा जो कि 300 ही क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर रहे हैं तो साइन कन्वेंशन का यूज पक्का पक्का करें। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है तो यस टाइप कर दो, सबको क्लियर है तो यस टाइप कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो, एंगुलर विड्थ थीटा ऑफ ए सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ ए डिफ्रैक्शन पैटर्न इन अ सिंगल स्लिट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। तो हमेशा याद रखना है इसका आंसर क्या याद रखेंगे कि जो ये होता है हमारे पास किस पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स, स्लिट एंड सोर्स पर क्या होता है जो विड्थ होती है, ठीक है, एंगुलर विड्थ होती है ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, डिस्टेंस किस पे डिपेंड नहीं करती है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स के बीच में डिपेंड नहीं करती। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय अ व्हाइट लाइट। तो ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, उस केस में क्या होने वाला है, ओनली जो सेंट्रल फ्रिंज होगी वो व्हाइट होगी और बाकी सब क्या होंगी, कलर्ड होंगी। तो जो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन किसने फाइंड आउट किया था, मैंने बताया था डिफ्रैक्शन को ग्रीमाल्डी ने डिस्कवर किया था, ग्रीमाल्डी ने। ठीक है, फ्रेस्नेल ने इसको एक्सप्लेन किया था। अब बहुत सारे लोग इसमें फ्रेस्नेल भी लगा के आएंगे, फ्रेस्नेल ने क्या किया था, इसको एक्सप्लेन किया था, डिस्कवर ग्रीमाल्डी ने किया था। तो ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रिफर्ड, ये किसने किया था, क्वांटम थ्योरी मत लगा के आना। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को हम वेव नेचर ऑफ लाइट से हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, सबको आ रहा है तो यस टाइप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, हमको ये पता चल गया कि जो लाइट वेव होती है वो क्या होती है, ट्रांसवर्स नेचर होती है। कौन से इवेंट ने प्रूव करके दिखाया, पोलराइजेशन ने दिखाया। तो ऑप्शन नंबर सी इज इट्स करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरफेयरिंग। देखो अगर एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं होगा ना तो जो ब्राइट और डार्क है ना वो तुमको उतने अच्छे ब्राइट और डार्क नहीं दिखेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा बोलो, उसमें क्या होगा फिर बताओ, देन कॉन्ट्रास्ट इन द फ्रिंज
डिक्रीजेस। समझ पा रहे हो? तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, उतनी उतनी हमको उतनी ब्राइट और डार्क ऑब्जर्व नहीं होगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट इन द फ्रिंज डिक्रीजेस हो जाएगा। क्लियर है? एम्पलीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा उसका। क्लियर हो चुका है? इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, क्लियर हो चुका है? क्लियर हो चुका है तो क्लियर का सी टाइप कर देंगे सब लोग। सब लोग क्लियर का सी टाइप कर दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस ऑफ द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये तो सीधे सीधे याद होना चाहिए, 2n+1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 4। जल्दी से कमेंट कर दो कंस्ट्रक्टिव के लिए। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव के लिए मेरे को पार्ट डिफरेंस बता दो, ये एग्जाम में पक्का आते हैं। कंस्ट्रक्टिव के लिए आप पार्ट डिफरेंस मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के दिखा दो। कंस्ट्रक्टिव के लिए पार्ट डिफरेंस के लिए एक्सप्रेशन लिख के दिखा देंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होता है, जल्दी से क्विक, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के दिखा देंगे। तो बिल्कुल सही लिखा है, क्या हो जाएगा, एन लैम्डा। कंस्ट्रक्टिव के लिए जो पार्ट डिफरेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए, एन लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वेव ऑप्टिक्स के। अब देखो, इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी रेशियो। देखो हमको क्या दे रखा है, आई मैक्स ओवर आई मिनिमम दे रखा है। आई मैक्स ओवर आई मिनिमम दे रखा है 36:1। हमको क्या पूछ रहा है, इनका एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछ रहा है। तो हम क्या जानते हैं बोलो, वी नो दैट आई मैक्स ओवर आई मिनिमम जानते हैं हम a1+a2 का होल स्क्वायर अपॉन अपॉन a1 - a2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो हमें यहाँ से एम्पलीट्यूड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, a1+a2 अपॉन a1 - a2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आई मैक्स, इसका अंडर रूट लोगे तो ये 6 से रेशियो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 6:1 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करोगे, a1+a2 इक्वल टू 6a1 - 6a2 आ जाएगा, है ना। यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, a1 अपॉन जो a2 का रेशियो आ जाएगा 7, 6a1 और ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 7 बाई कितना आ जाएगा 5। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से कितना आ रहा है देखो 7, यहाँ से कितना आ रहा है 7/5 आ जाएगा। ठीक है, 7/5 आ जाएगा। एम्पलीट्यूड का रेशियो 7/5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर प्रेजेंट है, जो कि ऑप्शन नंबर 4th में प्रेजेंट है। सबको आया? सबको आया है तो बताओ यस टाइप कर दो। अगर सब लोग क्वेश्चन समझ पा रहे हैं तो यस टाइप कर देंगे, यस टाइप कर देंगे सब लोग समझ पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेव ऑप्टिक्स से सही है। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का रेशियो दे रखा है देखो, a1/a2 दे रखा है हमको 3:5। क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंडी। तो बड़ा आसान क्वेश्चन आ गया। ठीक है, आई मैक्स, एक क्वेश्चन ऐसा पक्का आता है, आई मैक्स ओवर आई मिनिमम आप जानते हो a1 + a2 का होल स्क्वायर अपॉन a1 - a2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये a1 and a2 आर द एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव। जल्दी से आंसर लिख दो कितना आएगा, जल्दी से आंसर करो। तो देखो 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 और 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। तो ये कितना आ जाएगा, 4 और 2, 4 6 24, ये आ जाएगा। देखो ये कितना आ जाएगा, 16:1 आ जाएगा। ठीक है, 16:1, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। 16:1 क्या आ जाएगा, 16:1 इसका ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ये वेव ऑप्टिक्स के बड़े पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेव ऑप्टिक्स से सही है। टू कोहेरेंट लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी आई एंड 4i सुपर इम्पोज द मैक्सिमम एंड, अब हमसे क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटीज। तो आई मैक्सिमम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ये तो आई मैक्स होती है हमारे पास, और आई मिनिमम क्या होती है, ठीक है, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो चुका है? तो तुमको इंटेंसिटी दे रखी है, आई मैक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, √I। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास √I और प्लस √4i, इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे ओपन करो, a² i हो जाएगा प्लस b² 4i हो जाएगा प्लस 2 √I √4i 2ab हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 और ये 4 9, ये कितना आ जाएगा 9i आ जाएगा। आई मैक्स से कितना आ जाएगा 9i आ जाएगा। ठीक है, आई मैक्स से 9i आ रहा है सबका बताओ। और आई मिनिमम देखो, ये तो 5 ही आएगा, ये कितना आ जाएगा 5i, ये -4i आ जाएगा। तो आई मिनिमम कितना आ जाएगा,
तो ये आई आ जाएगा। तो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो ऑप्शन नंबर वन कितना आ जाएगा, आई मैक्स 9i एंड आई, जो कि ऑप्शन नंबर फोर में करेक्ट है। ठीक है, सबको आ रहा है तो यस टाइप लिख देंगे, सबको आ रहा है तो यस टाइप कर दो, सबको आ रहा है तो यस टाइप कर देंगे जल्दी जल्दी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू अ सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल कह रहा है, द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होती है, एच अपॉन पी होती है। ठीक है, अब इसमें हमने पोटेंशियल को लेके आना है, तो एच अपॉन क्या होता है, 2m e का अंडर रूट होता है, वेयर ई इज इट्स काइनेटिक एनर्जी। अब हमको पोटेंशियल को इंट्रोड्यूस करना है, ई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, क्यू वी। ठीक है, ये वी वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेटेड पोटेंशियल है। ठीक है, ये लैम्डा आ गया हमारे पास। अब ये एक्सेलरेटेड पोटेंशियल सेम है कह रहा है, तो इसको कैंसिल कर दो, रूट ये भी कैंसिल हो जाएगा, रूट टू भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो लैम्डा प्रोपोर्शनलिटी है, वन अपॉन ये आ जाएगा मास और चार्ज की प्रोपोर्शनलिटी आ गई बस। ये इतना क्लियर है, ये प्रोपोर्शनलिटी निकाल लिया करो जब भी कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो। अब हमको प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के बारे में बात हो रही है। तो अगर हम चार्ज देखेंगे तो प्रोटॉन का चार्ज तो यही हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, तो इसका चार्ज कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ चार्ज हो जाएगा। मास कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। ये टेबल को हमेशा बना लो, ये टेबल जो हमेशा बनाओगे तो लैम्डा प्रोटॉन और लैम्डा अल्फा निकाल लो। वन अपॉन वन अपॉन कितना आ जाएगा, ये मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, रेशियो वन अपॉन मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने पर जल्दी से आंसर बता दो, ये तो वही रहेगा। तो ये आ जाएगा, वैल्यू पुट करने पर आंसर बताओ कितना आ रहा है, जल्दी से क्विक। तो ये आंसर कितना आ रहा है बताओ, ये आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 2√2 रेशियो 1, लेमडा प्रोटॉन और लेमडा अल्फा। ठीक है, वैल्यू पुट करके देखो जल्दी से ही। ठीक है, 2√2, तो जो कि बी ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चन को करना हमेशा आप ऐसी स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बड़े आसान लगेंगे ये क्वेश्चन। सबको क्लियर है तो क्लियर का सी टाइप कर दो, सबको क्लियर है तो क्लियर का सी टाइप कर दो। विच एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेव नेचर को किसने डिस्कवर किया, डेविसन एंड जर्मन ने इसको एक्सप्लेन किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भी वेव नेचर को रखता है, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है। क्लियर है, तो डेविसन एंड जर्मन इज इट्स करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, in an electron and a photon propagate same wavelength, lambda equal to h upon p। अगर वेवलेंथ अगर सेम होगी तो, वेवलेंथ सेम होगी तो मोमेंटम भी तो सेम होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेम, तो मोमेंटम क्या होगा, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से मोमेंटम इसका करेक्ट आंसर होगा। सबको आ रहा है तो यस टाइप कर देंगे। बहुत अच्छा सेशन चल रहा है। द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑफ मास m एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जल्दी से बताओ, आंसर करो। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मास ऑफ गैस के साथ कैसे वेरी करती है, जल्दी से इसका आंसर करेंगे सब लोग। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड ऑन, ये तो बड़ा पॉपुलर और वन स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन क्वेश्चन है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। ठीक है, सबको क्लियर है, तो 81 82 का आंसर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नाउ 83 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन। तो देखो हम इंटरनल एनर्जी जानते हैं, सपोज दैट मैं मोनो एटॉमिक की बात कर रहा हूँ। मोनो एटॉमिक में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, 3 होती है। तो इसकी बात क्या होती है, इसकी जो इंटरनल एनर्जी होती है 3/2 RT होती है। ठीक है, ये तो इसकी इंटरनल एनर्जी। अब मुझे तो स्पेसिफिक हीट निकालनी है, तो मैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकाल देता हूँ, dV/dt। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3/2R आ जाता है। देखो RT के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे टेम्परेचर में, तो जो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस है क्या होती है बताओ, टेम्परेचर पर डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज इट्स करेक्ट आंसर। ठीक है, सबको आ रहा है तो यस टाइप कर देंगे। तुम लोग भी जल्दी जल्दी अपना आंसर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स फुल कर दो जल्दी जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
वी आर एम एस, वी एवरेज एंड वी मोस्ट प्रोबेबल आर द रूट मीन स्क्वायर एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल है। तो देखो सबसे ज्यादा कितनी होती है, वी आर एम एस सबसे ज्यादा होती है, फिर वी एवरेज होती है, फिर वी मोस्ट प्रोबेबल होती है। तो इसको बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। सबको क्लियर है? सबको क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक्स का है। इन अ प्रोसेस 500 कैलोरी ऑफ हीट, कैलोरी दे रखा है, हीट is given to a system and same time 100 joule of work done on the system, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो फिर से हम क्या करेंगे, इसमें FLOT लगाएंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो भी साइन कन्वेंशन से, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ से हमने डेल्टा 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 क्यू इक्वल टू होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा यू, डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा, जब हम हीट देते हैं तो उस हीट का दो पार्ट में यूज करता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। हमने यहाँ से डेल्टा यू निकालना है, तो ये डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखो हीट, हीट कितनी दे रखी है, 500 कैलोरी। अब देखो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है, क्योंकि आंसर जूल में आ रहा है, तो आप लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, जूल में बदलना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना, पता लगा, ऐसे ही आंसर मत रख देना। तो 500 इंटू 4.2 ये जूल में आ गई है। माइनस देखो डब्ल्यू हमको कितना दिया है, डब्ल्यू हमको दे रखा है 100, और वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन बाय द गैस नहीं हो रहा, ऑन, हम लोग गैस पर, हम लोग सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, तो वर्क डन क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस आप साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए लिखोगे। तो जल्दी से बता दो इसको सॉल्व करके कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी आएगी बताओ। ठीक है, ये चेंज जल्दी से आंसर करो, कितनी आ रही है, अप्रोक्स 2193 जूल के आसपास आ रहा होगा। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड में क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, जब भी आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं तो साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए लगाएं, तभी आंसर करेक्ट आएगा, नहीं तो गलत वाला आंसर भी क्वेश्चन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, हीट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ फ्रॉम वन बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ हाई टेम्परेचर, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ, इसको हम बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ है। ठीक है, किसका है, क्लॉसियस का, कैल्विन का है। ठीक है, कैल्विन का सेंटेंस है, इसलिए नाम भी याद रख लेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया, जो हीट है कभी भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे फ्लो नहीं कर सकती है। ठीक है, बिना कोई एक्सटर्नल डिवाइस के। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही क्या है, स्टेटमेंट। 87 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट काइंड ऑफ सॉलिड। एक तो यहाँ से सॉलिड स्टेट से फिजिक्स से भी एक दो क्वेश्चन आते ही है, तो ये वंडर वॉल क्या हो जाएगा, सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ ए वेव ऑन अ स्ट्रिंग इन अ लीनियर मास डेंसिटी म्यू दे रखा है, इज गिवन बाय, ये दे रखा है। ठीक है, टेंशन कह रहा है, तो हम क्या जानते हैं, देखो वेलोसिटी जानते हैं, v इक्वल टू टी बाई म्यू होता है, वेयर म्यू इज द लीनियर मास डेंसिटी होती है। तो स्क्वायरिंग कर दो, वी स्क्वायर इक्वल टू टी बाई म्यू आ जाएगा, यहाँ से हमने टी निकालना है, वी स्क्वायर इंटू म्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा बस। अब हमने काम किसके लिए करना है, देखो अगला स्टेप करना है वी के लिए, वी होता है ओमेगा बाई के, ओमेगा आप कंपैरिजन करके निकाल लो। देखो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, माइनस के एक्स। तो देखो ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू रखोगे तो कितनी आ जाएगा, 2 पाई बाई 0.04 आ जाएगा, अपॉन के की वैल्यू रखोगे तो 2 पाई अपॉन 0.50 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से जल्दी से सॉल्व करके बताओ वेलोसिटी कितनी आ रही है। क्या आप लोगों की वेलोसिटी कितनी आएगी बताओ, ये आ रही है 12 पॉइंट, ये वेलोसिटी कितनी आ रही है बताओ, जल्दी से बताओ, क्विक वेलोसिटी करो, वेलोसिटी बताओ, वेलोसिटी कितनी आ रही है जल्दी बताओ, क्विक। वेरी गुड, ये वेलोसिटी आएगी तुम्हारे पास 12.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। आ रही है सब लोगों की, आ रही है तो यस टाइप कर दो, वेलोसिटी 12.5 आ रही है। तो अब हमको तो टेंशन निकालना है, टेंशन क्या होता है, वी स्क्वायर इंटू म्यू होता है, वी ये 12.5 इंटू 12.5, और यहाँ देखो तुमको टेंशन कितना दे रखा है, 0.04 दे रखा है, 0.04 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ठीक है, इंटू 0.04 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आता है 6.25 न्यूटन आएगा, 6.25 न्यूटन। ठीक है,
जो कि लास्ट ऑप्शन इसका, जो कि ऑप्शन नंबर डी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है ये। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो नाउ देखो 90 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको एक इक्वेशन दे रखी है, इससे एम्पलीट्यूड निकालना है। तो देखो ये जो ये दो वेव की कॉम्बिनेशन दे रखा है। हम वाई, ये वाली y1 और ये वाली y2 है, इंटरफेरेंस है। तो y1 क्या होता है, देखो 5 साइन 4 पाई टी होती है y1। ठीक है, ये दे रखा है। और y2 कितना दे रखा है, देखो 5√3 cos 4 पाई टी। देखो आप, ये साइन है, ये कॉस है, तो कंपैरिजन तो होगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाली इक्वेशन को ऐसा लिख दें। यहाँ हम कितना लिखे बताओ, साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा लिख दें। साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, थीटा कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 4 पाई टी। ठीक है, ये आ जाएगा। देखो इस सेकंड वाली इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताओ। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और फर्स्ट इक्वेशन तो अपने आप में बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो यहाँ पर से देखो, जो हमको फाई है ना, इनके बीच में फाई कितना पता चल गया, पाई बाई टू पता चल गया, फेज एंगल। ठीक है, तो अब देखो हम एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे। ए इक्वल टू हम कैसे निकालेंगे, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई होता है। और यहाँ फाई कितना है, पाई बाई टू 90 वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5√3, दूसरे वाली वेव का एम्पलीट्यूड 5√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा ये 25, और ये है 25 और 75, तो ये 100 हो जाएगा। एम्पलीट्यूड आ जाएगा 10 यूनिट। देखो ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे आप, इस तरीके से आप क्वेश्चन में जा सकते हो। अगर तुमको दो, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 10, इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है तो क्लियर का सी टाइप कर दो। क्लियर है तो क्वेश्चन, क्लियर है तो क्वेश्चन का, क्लियर का सी टाइप कर देंगे। क्लियर? अब देखो 90 क्वेश्चन क्या है। अ रेफ्रिजरेटर ऑब्जॉर्व 200 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम आइस ट्रे, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज 4, देन द वर्क डन। देखो ये रेफ्रिजरेटर है, इट इज जस्ट अपोजिट टू द हीट इंजन। ठीक है, तो इसका जो यहाँ हम एफिशिएंसी डिफाइन नहीं करते हैं, यहाँ हम सीओपी करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये Q2 अपॉन W होता है। Q2 क्या होता है, जो सिंक से हीट जाती है, सिंक से जो आती है एनर्जी, हीट एनर्जी। अब यहाँ से हमको W निकालना है। W इक्वल टू हो जाएगा Q2 बाई COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये दे रखा है हमको 2000। ठीक है, ये दे रखा है 2000 अपॉन ये कितना दे रखा है 4। तो ये कितना आ जाएगा, 4 5 जा 500। 500 क्या आ जाएगा, ये 500 कैलोरी आ जाएगा। ठीक है, 500 कैलोरी आ जाएगा। इस 500 कैलोरी को अगर आप किससे मल्टीपल, आंसर तो जूल में है, 500 इंटू आप 4.2 करोगे तो तब जूल में आ जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो 2100 जूल भी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, आप खुद ही देख लो कौन सा ऑप्शन सही है रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या आ रहा है, करेक्ट आंसर आ रहा है। क्या सब लोगों को क्लियर है? सब लोगों को क्लियर है तो यस टाइप कर देंगे। क्लियर है तो यस टाइप कर देंगे जल्दी से, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो ये वाला क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन YDSC द फ्रिंज विड्थ, हमको बीटा दे रखा है। देखो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव ब्राइट और डार्क, डार्क ब्राइट ब्राइट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम फ्रिंज विड्थ कहते हैं। ये 2 mm दे रखा है, बहुत ही कम होती है। ठीक हो गया। वेल लेमडा दे रखा है, लेमडा दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम दे रखा है। और जब तुमने इस क्या करा, फाइंड द फ्रिंज विड्थ इफ होल apparatus इज इमर्जिंग इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमको म्यू दे रखा है 1.33। तो हम क्या जानते हैं, देखो हम ये जानते हैं कि जब भी हम YDSC apparatus को किसी भी लिक्विड में ड्रॉप करते हैं, तो उसका क्या होता है, जो नहीं जो फ्रिंज विड्थ होती है वो कितनी शिफ्ट हो जाती है, वो हो जाती है बीटा बाई म्यू हो जाती है। ठीक है, बीटा बाई म्यू हो जाती है। तो बीटा आप लोगों को दे रखा है 2 mm, 2 mm अपॉन ये दे रखा है 0.33। तो जब तुम आंसर आए यहाँ से जब करोगे तो बीटा कितना आ जाएगा, 0.5 mm आ जाएगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो 0.5 क्या हो जाएगा, इतना शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, बट कभी कभी कहता है कि वेवलेंथ में कितने चेंज आएगा, तो वेवलेंथ में कितनी चेंज आएगा, लैम्डा बाय म्यू हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दो। जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दो कि वेवलेंथ में कितना शिफ्ट आएगा,
वेवलेंथ में कितना शिफ्ट आएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स को भर दो। ठीक है, जल्दी से आंसर निकालेंगे कि वेवलेंथ में कितना चेंज आएगा। तो बड़े पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, सबने आंसर कर दिया, वेरी गुड। What happens to the fringe pattern if the path of one slit is of a glass plate which absorbs 50% energy is introduced? देखो पहला, the bright fringe becomes brighter, ये तो पॉसिबल नहीं है। no fringe are, ये भी पॉसिबल नहीं है। the fringe width decrease, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, 50%। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो इसके बाद, इफ येलो लाइट इज एमिटेड बाय सोडियम लैम्प यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय मोनोक्रोमेटिक ब्लू लाइट। ठीक है, तो जो लैम्डा बी होता है लेस देन लैम्डा येलो होता है, और जो फ्रिंज विड्थ होती है लैम्डा डी बाई डी होता है। ठीक है, अगर हमारे पास वेवलेंथ कम होगी तो फ्रिंज विड्थ भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आ रहा है, सबको आ रहा है तो यस टाइप कर देंगे, सबको आ रहा है तो यस टाइप कर देंगे। क्लियर हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ब्रूस्टर लॉ, एक्सेप्ट द पॉलिश्ड मेटेलिक सरफेस द पोलराइजिंग एंगल। ब्रूस्टर लॉ क्या होता है, म्यू इक्वल टू 10 आई पी होता है। म्यू इक्वल टू 10 आई, वेयर आई पी इज द पोलराइजिंग एंगल। तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, तो ठीक है, क्लियर हो चुका है। तो ये इसका क्या आ जाएगा, ये क्या होगा, देखो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ एंड डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कलर्स। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज इन द कंसेक्यूटिव मैक्सिमा इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट। तो इसको ध्यान रखो, 1:4/9 पाई स्क्वायर और 25 पाई स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सबको आ रहा है तो ये टाइप कर दीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उससे आगे कोई आया। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी, हाइड्रोजन एटम द प्रोडक्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, देखो E इक्वल टू, ये कितनी होती है, E इक्वल टू जो हमारे पास n के साथ कैसे वेरी करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर करती है बाइंडिंग एनर्जी 13। ठीक है, ऐसे वेरी करती है। और रेडियस कैसे वेरी करती है, RN, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है। जब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो EN इंटू आर एन करोगे तो ये तो कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, EN इंटू RN करोगे तो ये कांस्टेंट आ जाएगा, ये तो इन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। EN रखोगे आप 13.6 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो ये कितनी आ जाएगी, 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो इसका मतलब जब प्रोडक्ट करोगे तो ये क्या होगा, बोलो, ये एन पर डिपेंड नहीं करेगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 7.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब यहां देखो, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेपरेशन बिटवीन हाफ बीटा इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी होता है। देखो फ्रिंज विड्थ, अब हमने क्या करा, सेपरेशन बिटवीन स्लिट इज हाफ एंड द डिस्टेंस मतलब स्मॉल डी बीटा डैश, सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन मतलब कैपिटल डी को तुमने क्या कर दिया, डबल। तो लैम्डा 2d बाई, इसको आधा कर दिया। इसको जब तुम आधा कर दोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, बीटा डैश इक्वल टू 4 बीटा बन जाएगा, है ना। तो आधा कर, ऐसे करने पर जो क्या हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, ये भी 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। सबको आ रहा है तो यस टाइप कर देंगे, सबको आ रहा है तो यस टाइप कर दो। ठीक है, सबको आ रहा होगा तो यस टाइप कर देंगे। देखो 99। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन
1 AMU, 1 AMU इक्वल टू कितना होता है 931 MEV। ठीक है, 1 AMU इक्वल टू 931 MEV। या हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 AMU इक्वल टू, कभी कभी ऐसा भी लिखा आ जाता है, पूरा पूरा लिखा आ जाता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये है, देखो क्लियर है, तो सबको आ रहा है तो यस टाइप कर दी। ठीक है, तो देखो, तो आज हमने क्या करा, आज हमने 60 क्वेश्चन को आज हमने डिस्कस किया, आज के सेशन में हमने 60 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। इससे लास्ट इससे लास्ट वीडियो में मैंने 40 क्वेश्चन को क्या किया था, डिस्कस किया था। तो इसका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके ये क्या कर रखा है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन है और पार्ट 2 में 60 क्वेश्चन है, तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, आप लोग इसको एक बार खुद से भी करके देखना। ठीक हो गया, और इन क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस करके देखो और देखो कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, और अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में मुझे पक्का पक्का भेज दें। ठीक है, अपना स्कोर भी, अपना स्कोर जितना भी आपने स्कोर किया है उसको कमेंट बॉक्स में पक्का मेंशन कर दें, उससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों की तैयारी कितनी हो रही है। ठीक हो गया, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने मित्रों तक पहुंचाओ ताकि सबका सिलेक्शन। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि जिससे कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस बार लेक्चरर पार, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो इस बार लेक्चरर का एग्जाम दे रहा और उसका सिलेक्शन ना हो। ठीक है, तो इसके लिए ये जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से क्या होगा, सब तक वीडियो पहुंचेगी, सबका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।